अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उसबा मीर। आज जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। Find the extreme value if any of the following four function, check whether they are maxima minima by determinant test। कि हमने डिटर्मिनेंट टेस्ट के ज़रिए चेक करना है कि ये हमारे पास मैक्सिमा फंक्शन है या मिनिमा है, और हमने इसमें क्या फाइंड करना है, एक्सट्रीम वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू x1 x3 प्लस x1 का स्केयर माइनस x2 प्लस x2 x3 प्लस x2 का स्केयर प्लस 3x3 का स्केयर। तो देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जिसे फर्स्ट स्टेप में हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वैसे का वैसे लिख देंगे। देन इसके बाद अगर हम ये देखें तो इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं हमारे पास x1 x3 और x2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यानी हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है x1 की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है f1। देन हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो x2 की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे जिसे हमने लिखा है f2, और यहाँ पे f3 जो है जिसमें हम डेरिवेटिव जो ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x3 वेरिएबल ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो है हम x1 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव देखते हैं कि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल देखना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास z की वैल्यू थी इसको हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे जो z की वैल्यू उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो ले रहे हैं x1 वेरिएबल के। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास है x1 x3, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वो x3 आएगा, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो ले रहे हैं x1 के रिस्पेक्ट। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास x1 जो है वो 1 हो जाएगा और x3 बच जाएगा, तो x3 को हम यहाँ लिख देंगे। देन ये जो है हमारे पास इधर भी x1 का स्केयर है, तो यहाँ पे हम पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस, यानी 2 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो वो आपके पास आ जाएगा x1। जो है हमारे पास x1 से पहले पॉजिटिव साइन है तो जिसकी वजह से ये हमारे पास पॉजिटिव साइन यहाँ आ जाएगा, तो 2x1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास x2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लेकिन हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल लेना है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास x2 x3 है तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल लेना है। देन ये हमारे पास x2 का स्केयर है तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो लेना है हमने x1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 3x3 का स्केयर है, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू x1 वेरिएबल लेना है। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेंगे। देन हम इसमें ये z की जो हमारी वैल्यू है उसको लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x1 x3 है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव जो लेना है x2 के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास x1 का स्केयर है, हमने डेरिवेटिव क्या करना है x2 के अकॉर्डिंग लेना है, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव x2। जब हम नेगेटिव x2 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x2 वेरिएबल ले रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा -1। देन इसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव की वैल्यू x2 x3, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास जो x2 है ये 1 हो जाएगा और इसके साथ आपके पास x3 है, तो ये हम यहाँ पे x3 लिख देंगे। और देन इसके बाद आपके पास पॉजिटिव x2 का स्केयर है, हम विद रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज़ होगा, जो 2 है वो आपके पास पहले आ जाएगा। देन पावर में से 1 वैल्यू जब माइनस होगी, यानी 2 में से जब 1 माइनस हुआ तो आपके पास ओनली जो रह जाएगा वो x2 रह जाएगा प्लस x3 का स्केयर। जो x3 है यहाँ पे x3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने लेना है x2 के अकॉर्डिंग, तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन इसके बाद हम थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे जिसको हमने मेंशन किया है f3, तो इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। जो आपके पास z की वैल्यू थी उसको आप थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास x1 x3 है, तो x3 जो है आपके पास वो 1 हो जाएगा और उसके साथ क्या है x1 मौजूद है, तो हम यहाँ पे x1 लिखेंगे। देन इसके बाद
पॉजिटिव x1 का स्क्वायर है, हमने डेरिवेटिव x3 के अकॉर्डिंग लेना है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन नेगेटिव x2, तो हमने x3 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास सेकंड वेरिएबल है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन इसके बाद x2 x3 है, तो यहाँ पे हमारे पास x3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। जब हम x3 का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपके पास x3 1 हो जाएगा और उसके साथ मौजूद जो है वो x2 है, तो हम x2 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x3 का जब डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा और 1 को जब आप x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x2 आएगा। देन इसके बाद x2 का स्क्वायर है, तो हम ले रहे हैं डेरिवेटिव थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव x3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे x3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, हम इधर क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है कि आप पावर को पहले ले आते हैं, यानी 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से जब 1 वैल्यू को माइनस करेंगे यहाँ पे आपके पास ओनली 3x रह जाएगा, x3 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब पावर को पहले मल्टीप्लाई किया 3 से, ये 6 हो गया और पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस की है तो वो आपके पास ओनली जो वैल्यू रह जाएगी वो x3 रह जाएगा। देन इसके बाद जो है हम फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे, इधर हम लिखेंगे नाउ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपके पास यहाँ पे मेंशन है, अगर हमारे पास चाहे मिनिमा का केस होगा चाहे मैक्सिमा का, तो हम अपने जो फंक्शन होंगे f1 f2 और fn तक, यानी आपके पास कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, इसलिए उसने मेंशन किया है fn तक, तो उनको क्या करेंगे हम 0 के इक्वल करेंगे। और यहाँ पे भी उसने हमें कहा था कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 फंक्शन, तो यहाँ पे हमने एक्सट्रीम वैल्यू उसको फाइंड करना है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि अपने फंक्शंस को 0 के इक्वल करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने f1 f2 और f3, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो हमने उनको 0 के इक्वल कर दिया है। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है ये वाला जिसका आंसर आया, हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया है। देन हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन है -1 पॉजिटिव x3 प्लस 2x का स्क्वायर, हमने इसको भी 0 के इक्वल कर दिया। देन हमारे पास जो थर्ड फंक्शन है x1 प्लस x2 प्लस 6x3, तो इसको भी हमने 0 के इक्वल कर दिया। देन हम इसमें सीक्वेंस में लेके आएंगे, अगर आप चाहें तो 2x1 को पहले लिख दें प्लस x3 इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद जो -1 था उसको हम अपनी राइट साइड पे ले गए हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको राइट साइड पे लेके गए हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे नेगेटिव मार्क हुआ है, तो ये जब हमारे पास राइट साइड पे गया तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस 3 जो आपके पास लेफ़्ट साइड पे वो सेम वैसे रहेगा। और देन इसके बाद आपके पास ये स्टेटमेंट है, तो इधर हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 0। अब में हमने x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालनी है और उनको क्या करना है, हमने z के अंदर पुट करना है। तो x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे। क्रैमर रूल के लिए हमने क्या करना है, हमने जो स्टेटमेंट को तरतीब दी थी उनमें जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनको हम सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन कर लेंगे और हमारे पास जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम सेपरेट ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर लेंगे। और आपके पास जो वेरिएबल के 7 डिजिट मौजूद थे, यानी x1 के लिए ये कॉलम है, x2 के लिए ये कॉलम है और x3 के लिए ये थर्ड कॉलम है। तो आपके पास जो x1 के साथ वेरिएबल थे फर्स्ट लाइन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 2x1 है, यानी x1 वेरिएबल के साथ 2 मौजूद है, तो इधर हमने 2 लिख ली है। देन आपके पास फर्स्ट जो आपके पास f1 की स्टेटमेंट थी, लाइन थी, उसके अंदर x2 वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, तो इधर हमने 0 लिखा है। यहाँ पे आपके पास जो थर्ड वेरिएबल है उसके साथ कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। देन आपके पास जो f2 की वैल्यू थी उधर है 2x² प्लस x3, तो यहाँ पे आपके पास x1 वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 0 मेंशन की है। आपके पास x2 वेरिएबल जो है उसके साथ 2 है, तो इधर हमने 2 लिखा है। देन आपके पास जो x3 वेरिएबल है उसके साथ कुछ मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। देन हमारे पास जो f3 है उधर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास x1 है, उसके साथ कोई डिजिट मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास 1 होगा। x2 के साथ भी कोई डिजिट मौजूद नहीं है, तो ये भी आपके पास 1 होगा। और जो आपके पास 6
x3 है तो इसके साथ आपके 6 मौजूद है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। देन आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास x1, x2 और x3 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और इक्वल टू के बाद यहाँ पे 0, 1 और 0 है, तो इधर हम क्या करेंगे 0, 1 और 0 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम a वैल्यू जो है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए हम बार का साइन यूज़ करते हैं, जो हमने ये इधर बार लगाई हुई है और इधर बार लगाई हुई है, तो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जो आपके पास ये दी गई है, ये आपके पास a की वैल्यू और हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमने लिया है जो आपके पास 2 है, उसको आपने यहाँ पे लिखा है, तो हम इस रो और इस कॉलम को स्किप करके इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बताया था कि हम डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिया है और उसके बाद इस कॉलम और इस रो को हमने स्किप किया है, और उसके अंदर हमने जो 2 है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 जो है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। देन इसके बाद आपके पास 0 है, 0 के साथ आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आएगा ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 होता है, तो वो आपके पास जिस वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है, तो यहाँ 3 जो है ऑड नंबर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। और हमने जो है इन वैल्यूज़ को, ये आप जो रो और इस कॉलम को जब स्किप करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो मेन वैल्यू है वो 0 है। जब 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो वो सारा आंसर ही हमारे पास 0 हो जाता है, जिस वजह से मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव 1 ये वैल्यू आ जाएगी। हम जो है फर्स्ट रो और आप जो थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे, इसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से। तो हमने यहाँ पे 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, और जो 2 है उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। इधर हमने जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 12 आ गया। 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटर में आपका नेगेटिव साइन और यहाँ पे 1 आएगा। देन इसके बाद 0 अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर इसमें से माइनस भी होगा तो भी आपके पास यही वैल्यू ही रहेगी। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। जब 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया। जब 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2 आ गया। तो जब हम 0 में से माइनस करेंगे -2 को, यहाँ पे हमारे पास -2 हो जाएगा। और 12 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 आ जाएगा। जब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 22, और 1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। जब हम 22 में से माइनस करेंगे 2 को, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20। तो ए का जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20। तो क्रैमर रूल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेरिएबल है x1, x2 और x3, इसका आंसर किस तरह आएगा। जो x1 है उसमें आप a1 का डिटर्मिनेंट डिवाइड करेंगे आप a के डिटर्मिनेंट से। देन आपके पास जो x2 है उसके अंदर आप a2 का डिटर्मिनेंट और a की जो आपका डिटर्मिनेंट होगा उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास x2 का आंसर आएगा। देन x3 जो है उसके अंदर आप a3 का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट के लिए। तो इसके लिए हमने फर्स्ट a का डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, a1 का डिटर्मिनेंट लेंगे, a2 का डिटर्मिनेंट लेंगे और a3 का डिटर्मिनेंट लेंगे, जिसके बाद हम इनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास x1, x2 और x3 स्टेरिक की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट हमने a जो है हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम a1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a1 का जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास फर्स्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी उनको स्किप करके हमारे पास जो ये वाला है इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होगी उसको आप इस साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने यही सेम स्टेप किया है कि आपने जो ये वैल्यू 2 0 1 उसको हमने स्किप किया, यानी आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है आपने उसको स्किप करना है, और जो ये वाली वैल्यू है 0 1 0 वो इसकी जगह पे यहाँ पे आप लिख देंगे 0 1 0, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास सेम वैसे रहेंगी 0 2 1, यहाँ पे भी हमने लिखा है 0 2 1, आपके पास यहाँ पे है 1 1 6 और यहाँ पे भी हमने लिखा है 1 1 6। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने इधर डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। हम जब 0 को लेंगे तो उसके बाद हम इस कॉलम और इस रो को स्किप कर देंगे। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। इधर जो है हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी ये हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। जब हम इस सेकंड वैल्यू को करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन 0। तो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप कर देंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 0 से
मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास होल वैल्यू वो आपके पास 0 है, इधर भी 0 है। जब ये वैल्यू इधर होल से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी जब आपके पास होल डिजिट से मल्टीप्लाई होगी तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगी। जो थर्ड है वो आपके पास 1 है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आएगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है। 1 और 3 क्या होता है, आपके पास 4 होता है। 4 आपके पास इवन नंबर है, जिसकी वजह से ये आपके यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके इसके बाद जो डिजिट है आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 0 से। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर में आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे हमने 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 1 आएगा। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आएगा। तो इसी तरह जब 0 में से 0 माइनस होता है तो आपके पास 0 आ जाता है, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ओनली 1 आएगा। तो जो आपके पास A1 का डिटर्मिनेंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1। नेक्स्ट इसके बाद हम A2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास सेकंड कॉलम होगी उसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। लाइक यहाँ पे जो 0 2 1 है उसकी प्लेस पे आप लिखेंगे 0 1 0। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी है डिटर्मिनेंट के अंदर 2 0 1, जो आपके पास 2 0 1 है। सेकंड कॉलम जो है उधर हम लिखेंगे 0 1 0। तो यहाँ हमने लिखा है 0 1 0। देन आपके पास ये वैल्यू है 1 1 6। तो यहाँ हमने लिखा है 1 1 6। देन हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सेम इसी तरह जैसे हमने A1 और A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है। 2 को लेंगे हम, यहाँ पे 2 जब लेंगे तो फर्स्ट रो और जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसको स्किप करके जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 0 से। सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। देन हमारे पास 0 है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। वो आपको पता है कि क्यों आएगा, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 होता है आपके पास, लाइक 1, और ये आपके पास सेकंड कॉलम तो 2 और 1 क्या होता है आपके पास 3 होता है, और 3 ऑड नंबर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आएगा 0 के साथ। तो हम ये वाली कॉलम और ये वाली रो को स्किप करेंगे तो आपके पास जो डिजिट्स बचेंगे वो बचेंगे 0 1 1 6। इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटर में यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। देन इसके बाद आप इसको लेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये आपके पास फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर है। 1 और 3 आपके पास क्या होता है 4 होता है, और 4 इवन नंबर है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। तो हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करके जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ गया है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है। यहाँ पे जब हम 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। देन 0 में से जब माइनस करेंगे 1 को तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। जो आपका होल वैल्यू है वो भी आपके पास 0 है। तो जब आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे होल वैल्यू से तो वो आपके पास 0 ही आएगा। यहाँ पे आप 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 0 रहेगा। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नेगेटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 को जब हम नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप 6 में से माइनस करेंगे 0 को तो वो आपके पास 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 12 हो जाएगा। है ना, आपके पास नेगेटिव 0 है। नेगेटिव 0 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास नेगेटिव 1 ही आएगा, और 12 में से जब आप नेगेटिव 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 11। देन इसके बाद हम A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। A3 में हम क्या करेंगे, जो आपके पास थर्ड कॉलम होगी उसकी जगह पे आप ये वाली वैल्यूज़ लेके आएंगे। यहाँ पे जो आपके पास ये वैल्यू है, इधर आप जो ये वाली कॉलम है इसको स्किप करेंगे, 1 1 6 को स्किप करके आप इसकी प्लेस पे लेके आएंगे 0 1 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 0। तो यहाँ पे आप अपनी से ये देखें, जो आपके पास A3 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया उसमें जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकंड कॉलम है वो आपके पास सेम वैसे ही रहेगी। जो थर्ड कॉलम है उसकी जगह पे आप ये 0 1 0 पुट करेंगे। देन इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जब 2 को लेंगे तो आपके पास जो ये वाली कॉलम है और ये वाली रो, इसको स्किप करके इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन सेकंड आपके पास 0 है, नेगेटिव 0 लिखा है हमने। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बेस वैल्यू है वो 0 है, जब 0 मल्टीप्लाई होल वैल्यू से होगी तो वो हमारे पास 0 होगी।
देन आपके पास जो थर्ड है वो भी 0 है, 0 जो आप होल वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपके पास 0 होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 0 ही लिख दिया है। देन इसके बाद जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 0 आएगा, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, जब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास -1 आएगा, जब 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास a का डिटर्मिनेंट भी आ गया है, a1 का डिटर्मिनेंट भी आ गया है, a2 का डिटर्मिनेंट भी आ गया और a3 का भी डिटर्मिनेंट आ गया है। हमने जब यहाँ पे देखा था कि x1 स्टेरिक की, x2 स्टेरिक की, x3 स्टेरिक की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास a1, a2, a3 का डिटर्मिनेंट होना चाहिए जिसे हम डिवाइड करेंगे a के डिटर्मिनेंट से। तो a1 का जो आपके पास वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आपके पास 1, देन आपके पास जो a का डिटर्मिनेंट आया था वो आया था 20। तो यहाँ पे हम 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.05। देन a2 का जो डिटर्मिनेंट आया था वो आपके पास आया था 11 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, और जो a3 है उसका डिटर्मिनेंट आपके पास आया था -2। तो -2 को आप डिवाइड करेंगे 20 से, तो 2 1 2 हो जाएगा आपके पास, 2 10 20। तो यहाँ पे आपका -1 और 10 हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा -0.1। यहाँ पे x2 का जो स्टेरिक का आंसर आया वो 0.55, जो x1 स्टेरिक का आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0.05। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम z की वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्टेरिक में वैल्यूज़ हैं। जब हम इन्हें z के अंदर पुट करेंगे तो z भी हमारे पास स्टेरिक में हो जाएगा। तो z स्टेरिक जो हमारे पास वैल्यू थी x1 x3, x1 का स्केयर x2 प्लस x2 x3 प्लस x2 का स्केयर प्लस 3x3 का स्केयर। तो हम यहाँ पे x1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, x1 की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी 0.05, x3 की वैल्यू आपके पास -0.1। हम इन दोनों को वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो है 0.05 का स्केयर लेंगे क्योंकि यहाँ पे x1 का स्केयर लिया हुआ है। x1 जो है वैल्यू आपके पास 0.05 है, हमने उसका स्केयर लेना है। देन आपके पास है x2 जो है वैल्यू आपका 0.55, तो यहाँ पे हमने -0.55। देन इसके बाद पॉजिटिव जो x2 का आंसर है वो आपके पास है 0.55, और x3 जो है आपके पास वो है -0.1। इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसके बाद पॉजिटिव का साइन है और x2 का स्केयर है, x2 आपके पास 0.55 है, इसका हम स्केयर लेंगे। देन पॉजिटिव साइन है हमारे पास, देन 3x3 का स्केयर 3, और यहाँ x3 जो है आपके पास वो है -0.1, उसका स्केयर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है -0.05। जब आपने 0.05 का स्केयर लेंगे तो आपके पास आएगा 0.0025। जब आप इस देन ये वैल्यू जो है यहाँ पे इसका कोई स्केयर नहीं है तो हम सिंपली इसे ओपन करके लिख देंगे। जब हम 0.55 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.1 से तो आपका आंसर आएगा -0.055। देन इस वैल्यू को जब हम स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.3025, और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइन आएगा। देन इधर पॉजिटिव, और हम जब स्केयर लेंगे 1.02 का और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.03। जब हम इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट और ऐड करेंगे जो आंसर आएगा आपके पास z स्टेरिक का वो आएगा -0.275। तो यहाँ पे हमारे पास z स्टेरिक का भी आंसर आ गया है। तो इधर तक हमारी फ़र्स्ट कंडीशन तो फुलफ़िल हो गई है, क्योंकि हमने जो है अपनी फ़र्स्ट कंडीशन में ये देखा था कि हमने f1, f2 और f3 की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें 0 के इक्वल करना होता है, और देन उसके बाद जो हमने x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ को फाइंड किए ग्रामर रूल के ज़रिए, और उसके बाद हमने z का वैल्यू को फाइंड किया है। देन इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करेंगे हेशियन डिटर्मिनेंट के ज़रिए। इस हेशियन डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, h का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो जिसके अंदर हमारे पास जो f11 है, f12 है, f13 है, f33 तक इन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे और हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट जो है हमें f11 की वैल्यू को फाइंड करना है, देन उसके बाद f12 को, f13 को। तो हमने ये देखा था कि हमने f1, f2 और f3 का तो आंसर फाइंड किया था, उसकी मदद से क्या करेंगे कि हम f11, f12 और f3
F33 तक वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। F11 का मतलब है कि आपके पास जो F1 का आंसर आया था उसको आप फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। F12 का मतलब है जो F1 का आपके पास आंसर आया था उसको आप सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। और F13 का मतलब है जो आपके पास F1 का आंसर आया था उसको आप थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। देन मैं आपको ये समझाती हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो F1 आया था उसको हम F11 में फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो आपके पास F1 का ये आंसर आया है, इसको जब आप फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, यानी आपने जो डेरिवेटिव लेना है F1 का वो फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे x3 मौजूद है तो x3 आपके पास 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है F11 में फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है प्लस 2x1। तो यहाँ पे हमारे पास x1 मौजूद है, यानी हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना था। तो ये आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो आपके पास 2 आएगा, क्योंकि x1 आपके पास 1 हो जाएगा, जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है F11 में जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 2। देन हमने जो है F12 का फाइंड करना है, तो यानी आपने जो F1 का आंसर है उसे सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे आपके पास x3 है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। देन आपके पास पॉजिटिव 2x1 आ रहा है, यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल मौजूद ही नहीं है तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। और आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका आएगा F12 का 0, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेकेंड वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। हमने F12 देखना है, यानी जो आपके पास आंसर आया है इसको सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, तो जिसकी वजह से F12 का जो आंसर है वो आपके पास 0 आएगा। देन हमने F1 को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। F13 के अकॉर्डिंग जो x3 है आपके पास वो 1 हो जाएगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। देन आपके पास पॉजिटिव 2x1 है, तो हमने x3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे थे, तो आपके पास जो 2x1 है वो आपके पास 0 हो जाएगा, और इसका जो डेरिवेटिव आया था वो आपके पास 1 आया था। तो आपके पास जो F13 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास 1 आएगा। देन इसके बाद हमने जो है F21 का डेरिवेटिव लेना है। तो F21 यानी F2 का जो आंसर आया है आपने उसको फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे आपके पास -1 है प्लस x3 है प्लस 2x2 है। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेरिएबल मौजूद ही नहीं है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ये भी 0 हो जाएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो डेरिवेटिव लेना है वो आपने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है। तो जिसकी वजह से जो आपके पास F21 का आंसर आएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा। देन इसके बाद हम F22 का आंसर फाइंड करते हैं, यानी आपने जो F2 का आंसर आया है उसको सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो F2 के आंसर में हम उसको सेकंड वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास 1 है, कांस्टेंट डिजिट है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन आपके पॉजिटिव x3 है, यहाँ पे हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है, जबकि ये क्या है आपके पास थर्ड वेरिएबल है, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा प्लस 2x2। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वेरिएबल आ रहा है, 2 को हम पहले लेंगे और x2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव होगा F22 का तो वो आपके पास आएगा 2। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख ली है कि F22 का जो आंसर है वो आपके पास 2 आ रहा है। देन जब हम F2 को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे हमने F22 की तो आंसर फाइंड कर लिया, देन हम F23 का देखेंगे। तो यानी आपने जो F2 का आंसर आया उसको थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो F2 का आपके पास ये आंसर है, इसको आपने थर्ड वेरिएबल, यहाँ पे आपके पास -1 है, ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन x3 है, x3 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे ये आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं F2 के आंसर को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। देन आपके पास 2x2 है, तो 2x2 में यानी यहाँ पे सेकंड वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा था F23 का वो आपके पास आ रहा है 1। देन इसके बाद हमने F31 का आंसर फाइंड करना है। F31 में हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट वेरिएबल F3 का जो आंसर होगा उसको आपने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास F3 का आंसर है, इसको जब हम फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास x1 मौजूद है, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा प्लस x2 जो है वो 0 होगा, क्योंकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं x1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, प्लस 6x3, यहाँ पे भी आपके पास थर्ड वेरिएबल यूज
यूज़ हो रहा है, जबकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास F31 का जो आंसर आएगा वो आएगा 1, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। F31 का आंसर जो आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है। देन इसके बाद हम F32 का फाइंड करेंगे आंसर, तो यानी आप जो F3 का आंसर आया है उसको सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, और यहाँ पे F3 को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। F3 को जब हम सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि x1 है। देन x2 जो है आपके पास वो 1 हो जाएगा, प्लस 6x3 ये भी आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो F32 का जो आंसर है वो आपके पास 1 आएगा। यहाँ पे हमने ये चीज़ भी लिख ली है कि F32 का जो आंसर आ रहा है वो आपके पास 1 आ रहा है। देन F33 का, यानी आपके पास जो F3 का आंसर आ रहा है आप उसको थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपके पास जो x1 इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। जब इधर भी आप F3 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, यानी थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 6x3 है, पावर पहले आ जाएगी, जो आपके पास कांस्टेंट डिजिट है ये पहले आ जाएगा। देन x3 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। जब 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास F33 का जो आंसर आएगा वो आपके पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया जिसको हम इस चीज़ के अंदर मेंशन करते हैं। तो आपके पास जो h की वैल्यूज़ हैं उनको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिख लिया है। अब हम इनका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। तो हमने हेशियन डिटर्मिनेंट के लिए h1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देन h2 का और देन h3 का। तो हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी हमारी बुक में कि हमने जब हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है h1 का, तो हम फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। तो ये आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 2 आ रही है, और 2 जो है आपके पास 0 से ग्रेटर है, क्योंकि हम 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपका 2 आएगा और 2 जो है 0 से ग्रेटर है। देन हम h2 का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम ये वाली दो वैल्यूज़ और इधर से ये वाली दो वैल्यूज़ को लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 0 और 0 और 2 को लिया, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 0 से। सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। जब 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। 4 जो है वो 0 से ग्रेटर है। देन h3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। h3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम हमारे पास जो h की वैल्यू होगी उसको होल वैल्यू का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हमने जैसे सिंपली पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया कि 2 को लेंगे, तो आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो को आप स्किप करेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी इनको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन जब आप नेगेटिव 0 लेंगे तो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। जो आपके पास 0 6 और 1 है, इनको आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थर्ड आपके पास 1 है तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा, और इसके बाद आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। इन वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह आप जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। जब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास नेगेटिव 2 आ जाएगा। इसी तरह जब 0 में से नेगेटिव 2 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 2 आ जाएगा। जब 0 में से माइनस करेंगे नेगेटिव 1 को तो ये आपके पास नेगेटिव 1 आ जाएगा। और 12 में से जब माइनस करेंगे 1 को तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। जब हम 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 22 हो जाएगा। जब 0 को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 0, और जब 1 को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 2 हो जाएगा। देन जब इसके बाद हम 22 में से माइनस करेंगे नेगेटिव 2 को तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20, और 20 जो है आपके पास 0 से ग्रेटर है। देन इस तरह हमने ये देखा है जो आपके पास h1 का डिटर्मिनेंट का आंसर है वो भी 0 से ग्रेटर है। जो h2 का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो भी 0 से ग्रेटर है, और h3 का जो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है वो भी आपके पास 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमा है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी थी कि जो आपके पास h1 का डिटर्मिनेंट, h2 का डिटर्मिनेंट और h3 का डिटर्मिनेंट 0 से ग्रेटर होगा तो वो आपके पास मिनिमा का केस होगा। और अगर इसी तरह आपके पास h1 का डिटर्मिनेंट 0 से लेस होगा, h2 का डिटर्मिनेंट 0 से ग्रेटर होगा और h3 का लेस होगा तो वो आपके पास मैक्सिमा का केस होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।